Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla. In continuation with the previous lecture on endocrine system, we will discuss further. पहली वाली वीडियो में हमने देखा था ग्लैंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, देयर लोकेशन एंड डिफरेंट हॉर्मोन्स जो एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लैंड सीक्रेट करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हार्मोन की डेफिशिएंसी से या एक्सेस अमाउंट में सिक्रेशन से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। काफी क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसके नाम से ही पता चलता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन आवर बॉडी। इट प्रोमोट्स ग्रोथ, चाहे वो सेल्स की है, टिश्यूज की है, या हम कह सकते हैं मसल्स की, बोन्स, ओवरऑल बॉडी में जो ग्रोथ होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से रहेगा ग्रोथ रिटार्डेशन, मींस ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, साइज होना चाहिए बॉडी का, उतना नहीं होगा। तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा ड्वार्फिज्म, मींस शॉर्ट स्टैचर की। ओवरऑल जो बॉडी की मींस पर्सन की हाइट रहेगी, सभी पार्ट्स की, हैंड, लेग, व्हाटएवर, मींस पूरी बॉडी का जो पार्ट रहेगा उसकी ग्रोथ कम रहेगी, शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगी। Then excessive amount leads to, अगर अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर एक्रोमेगाली देखने को मिलेगी, एंड अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उसके अंदर जाइजेंट्रिज्म देखने को मिलेगा। मींस ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया है तो अडल्ट के केस में, मींस उसकी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है तो उनके केस में एक पर्टिकुलर पार्ट की साइज बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जैसे ये केस देखने को मिल रहा है एक्रोमेगाली, इस पर्सन का फेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किसी के हैंड्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हाइट बढ़नी थी, पर्सन की ग्रोथ होनी थी, वो तो हो चुकी एडल्ट एज तक। तो इस केस में एक पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ बढ़ जाएगी, उस केस को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। देन चिल्ड्रन, अगर बच्चा है तो उसके अंदर जाइजेंटिज्म देखने को मिलेगा। बच्चे का स्ट्रक्चर है, मींस जैसे जैसे बड़ा होगा तो जाइजेंट जैसी बॉडी हो जाएगी, मींस जायंट बॉडी हो जाएगी, मतलब कि काफी ज्यादा ग्रोथ होगी, हाइट एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे खली का अगर हम एग्जांपल ले तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा है और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्रोमेगाली एज वेल एज जाइजेंटिज्म। देन अनदर हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज प्रोलैक्टिन। कहां से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन रहता है? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड इन मिल्क सिंथेसिस। किस चीज में हेल्प करता है? गैलेक्टोपोइसिस, जो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उसकी डेवलपमेंट कराएगा, एंड साथ ही साथ मिल्क फॉर्मेशन में गैलेक्टोपोइसिस इसका फंक्शन रहता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू लैक ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन रहेगा वो नहीं होगा या कम होगा। मेनली ये किस टाइम पे ज्यादा एक्ट करता है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज FSH, मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेनली हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ follicles in the ovary, mean stimulate the growth of follicles in the ovary for the maturation, है ना। और अगर मेल की बात करें तो इट हेल्प्स इन sperm development in the testes। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी, मींस जितना इंसान फर्टाइल होना चाहिए उससे कम। नेक्स्ट हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से सीक्रेट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है? इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द फीमेल। ठीक है, जैसे FSH फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है और ये ओव्यूलेशन को, रिलीज ऑफ ओवा को ये स्टिमुलेट करेगा, और मेल में इट स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू डिलेड प्यूबर्टी। बात आती है अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो मेनली जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे जाके एक्ट करता है और T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स है उनके रिलीज को देखता है। वैसे ही अगर ACTH की बात करें, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो वो एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है और जो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है उनके रिलीज को देखता है। ठीक है, देन कम्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स है मेनली, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन और ADH। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम रहता है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो प्रोलैक्टिन है वो भी मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीटोसिन भी। जो प्रोलैक्टिन करेगा गैलेक्टोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, एंड ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क, मींस गैलेक्टोकाइनेसिस। तो किसमें हेल्प करेगा? लैक्टेशन में। देन मेन एक और फंक्शन रहता है ऑक्सीटोसिन का, दैट इज यूट्राइन
कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ लेबर, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, वो किसका काम रहता है? हार्मोन ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट हार्मोन इज वैसोप्रेसिन और वी कैन से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। किसका है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्या फंक्शन रहता है वैसोप्रेसिन का? इट स्टिमुलेट्स वाटर रिटेंशन एंड रेजेस ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आर्टेरियोल। मींस ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। क्या कराता है? वाटर रिटेंशन कराता है। मींस पूरा जो रास सिस्टम हमारा चलता है बीपी रेगुलेशन में, आपने पढ़ा होगा वो, तो जो वैसोप्रेसिन करता है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, साथ ही साथ वाटर रिटेंशन कराता है, सोडियम रिटेंशन कराता है, जिसकी वजह से बीपी, अगर हाइपोटेंशन है तो बीपी वापस से नॉर्मल हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी होती है वैसोप्रेसिन की तो इट विल लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज मेलाइटस हमें पता है वो पैंक्रियाज में गड़बड़ होने से होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज वैसोप्रेसिन की वजह से। वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? वाटर रिटेंशन करा रहा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, मींस पोलीयूरिया। पर्सन को वही सिम्टम देखने को मिलेंगे, पोलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है, बहुत ज्यादा पर्सन को थर्स्ट हो रही है क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो डायबिटीज जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये होता किसकी वजह से? वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी के कारण। देन अगर इसकी एक्सेस हो गई वैसोप्रेसिन की तो इट विल लीड टू SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मींस बहुत ज्यादा ये हो गया है, तो क्या कराता है ये हार्मोन? वाटर रिटेंशन। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव वाटर रिटेंशन, साथ ही साथ सोडियम और वाटर तो एक साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो सोडियम एंड वाटर इसमें ज्यादा रहेगा। एडिमा वाली कंडीशन इसमें हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज T3 एंड T4, किससे सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड। T3 को हम ट्राई आयोडीन थायरोनिन बोलते हैं, T4 को हम टेट्रा आयोडीन थायरोनिन बोलते हैं, और T4 का दूसरा नाम रहता है थायरोक्सिन। क्या फंक्शन रहता है थायराइड हार्मोन का? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, दैट इज BMR, मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए। मींस ये इंक्रीज करता है ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और हमारी जो लॉन्ग बोन्स है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर एक्सेस है तो इट विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। मैंने टेबल बना के शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है जिससे आप MCQ अटेम्प्ट कर सको। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो बुक से तो बहुत कहानियां उसमें पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, मेन पॉइंट्स भी आप याद नहीं रख पाते हो। सो जस्ट टेक इट एज योर रिवीजन क्लास। थायराइड डिसऑर्डर हो गई, या अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर है, इनकी जो डिटेलिंग होती है उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इनके जो डिसऑर्डर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लाइक डिजीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, तो पहली चीज रहती है गोइटर। गोइटर का मतलब होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया है, स्वेलिंग हो गई है उसकी, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो। तो ये क्यों होता है? इट मेनली अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन और ड्यू टू एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये दोनों केस में देखने को मिल सकता है। इट कैन बी सीन इन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर बढ़ गया है या कम हो गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में देखने को मिलता है, हाइपर एंड हाइपो दोनों में। ठीक है, तो क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलेगी? स्वेलिंग इन द नेक, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड अपना ट्रैकिया और लैरिंक्स के आगे होता है, तो ऑब्वियसली डिस्निया जो है वो हो सकता है पेशेंट को। कफ, देन होर्सनेसनेस। होर्सनेसनेस मींस कि जो वॉइस चेंजेस, गले में खराश टाइप पर्सन को फील होगा। देन स्वेलोइंग डिफिकल्टी। स्वेलोइंग डिफिकल्टी मींस कि इसोफेगस को भी थोड़ा कंप्रेस करेगा एंड पर्सन विल फेस डिस्पेजिया, मींस डिफिकल्टी स्वेलोइंग। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर इज हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों होगा ये? इट अकर ड्यू टू रिड्यूस सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। जो T3 एंड T4 है, ट्राईआयोडोथायरोनिन है या टेट्राआयोडीन थायरोनिन है, मींस जो हॉर्मोन्स है वो उनका लेवल कम हो गया है, थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल कम हो गया है, तो उसके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। इसमें से कई बार MCQ बनते हैं हाइपर और हाइपो में से, कि एक पर्टिकुलर फीचर आपको दे देंगे कि ये किस केस में देखने को मिलता है। सो अच्छे से एक बार इसको सुनिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगी डिक्रीज्ड बॉडी
मेटाबॉलिज्म, कि जैसे बीएमआर मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन, अगर उसकी डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली जो बीएमआर है वो कम हो जाएगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, देन उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन भी कम रहेगा एंड बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, देन वेट गेन, क्यों, क्योंकि बीएमआर कम हो गया है, जो मेटाबॉलिज्म वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से वेट गेन देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो गया है, तो कॉन्स्टिपेशन विल बी देयर एंड पेशेंट विल फील डिप्रेशन। और अगर हम पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट विल लुक पफी, है ना, मीन्स फेस की पफीनेस हो जाएगी, और जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, मीन्स आंखों के साइड साइड वाला एरिया है, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड स्किन है वो ड्राई एंड रफ हो जाएगी, और थोड़ी थोड़ी येलो कलर की स्किन हमें हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की देखने को मिलती है। एंड अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो थायराइड हार्मोन कम हो गया है, तो उस केस में हमें रिप्लेसमेंट में थायराइड हार्मोन देना पड़ेगा, तो थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करना पड़ता है, उसकी मेडिकेशन सच एज लिवोथायरोक्सिन, ठीक है, ये एक तरह से थायराइड हार्मोन होता है, एम्प्टी स्टमक ये लेनी पड़ती। तो एक कॉमन टर्म आप सुनते हो दैट इज मिक्सेडिमा। तो मिक्सेडिमा का क्या मतलब होता है, ये मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म जिस पर्सन को है उसमें देखने को मिलती है कंडीशन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन चेंजेस सच एज पफीनेस एंड वेलिंग। वैसे ही एक और टर्म होती है मिक्सेडिमा कोमा। तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म है और उस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, कोई भी इन्फेक्शन और एनी मेंटल स्ट्रेस, तो पर्सन की जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड हाइपोटेंशन। comes to hyperthyroidism, it is a condition due to increased circulating level of T3 and T4। क्या क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलेगी, जैसे बीएमआर मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन, हाइपो में बीएमआर कम हो गया, पर्सन का वेट गेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्वेलिंग पेशेंट को देखने को मिली बॉडी में, और ओवरऑल पेशेंट की एपिटाइट भी लॉस हो जाती है ना, फिर भी वेट गेन होता है, और पूरी बॉडी ठंडी रहती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। इसके अंदर क्या रहेगा, बीएमआर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइंट अपीयर एक्सट्रीमली इरिटेटेड एंड एजिटेटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट and tremors at rest can be seen, and there will be weight loss despite of increased hunger and increased food intake, then moderate enlargement of thyroid gland, जैसे हाइपो और हाइपर दोनों में ही गोइटर, जो एनलार्जमेंट और स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड की, वो देखने को मिल सकती है। एंड इस केस में क्या रहेगा, वार्म स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन, जैसे हाइपो में रफ ड्राई एंड येलो हो जाती है, इसमें वार्म स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन, और लो सीरम टीएसएच एंड हाई फ्री T4, जैसे इसके अंदर थायराइड हार्मोन है जो T3 T4 वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो सीरम टीएसएच है वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। जैसे अगर हाई T3 T4 हो रहा है, इट मींस कि ब्लड के अंदर लेवल ज्यादा है, तो सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को कि भाई अभी और हार्मोन नहीं चाहिए, तो जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको कम करो, तो उधर से टीएसएच हमें कम मिलता है, लेकिन T3 T4 हमें ज्यादा मिलता है जब हम पेशेंट की ब्लड वैल्यूज देखते हैं। एंड इसमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी दैट इज एक्सोप्थैल्मस। एक्सोप्थैल्मस मींस प्रोट्रूडिंग ऑफ आई, है ना, आंखें ऐसे लगेगी जैसे बाहर आने को जैसे हो रखी है ना, तो इट मींस लिड रिट्रैक्शन। तो एक्सोप्थैल्मस हमें देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, और जो मेक्सिडिमा रहेगा वो देखने को मिलेगा हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, एज ए वन लाइनर डायरेक्ट है, कुछ भी हमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं लग। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव डिजीज एक फॉर्म होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑब्वियसली जो T3 T4 बढ़ा हुआ मिलेगा, टीएसएच डिक्रीज मिलेगा एंड गोइटर देखने को मिलेगा, एंड साथ में रहेगा एक्सोप्थैल्मस। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है ग्रेव्स डिजीज की। ग्रेव्स डिजीज अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए मींस इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सोप्थैल्मस ऑलवेज रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म, मिक्सेडिमा या मिक्सेडिमा कोमा इज रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। देन इसके अंदर हमें जैसे मिक्सेडिमा कोमा देखने को मिला था हाइपोथायरॉयडिज्म में, वैसे ही कॉम्प्लिकेशन मींस किसी पर्सन को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है और कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, तो उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टोन हो सकता है। मींस इट इज ए फैटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय
हाई फीवर, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्सट्रीम टैकिकार्डिया, डिलीरियम, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन एंड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। मीन्स जब T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में हमें थायराइड स्टोन देखने को मिल सकता है। तो हम मैनेज करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म को ऑब्वियसली एंटी थायराइड मेडिकेशन और वी कैन से रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी एंड थायरोइडेक्टमी। एंटी थायराइड मेडिकेशन दे रहे हैं या हम सर्जरी करके थायरोइडेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हम कर रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम क्या कर रहे थे, थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन हम दे रहे थे लाइक लीवोथायरोक्सिन। इसमें हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशन हम देंगे या हम थायरोइडेक्टमी करेंगे। तो एंटी थायराइड मेडिकेशन मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मिथामेजोल। जो मोस्ट कॉमन रहते हैं दैट इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल। उसका साइड इफेक्ट रहता है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। जैसे एक एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होते हैं क्लोजापिन, उसका भी साइड इफेक्ट रहता है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। वही जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल एक एंटी थायराइड मेडिकेशन है उसका साइड इफेक्ट भी ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन अनदर हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन और वी कैन से कैल्सिटोनिन। So it helps to mobilize calcium from blood to bone and inhibit osteoclastic activity in the bone। ये क्या कर रहा है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको बोन के अंदर ले जा रहा है। मीन्स ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कर रहा है, बोन फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन ये कर रहा है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो देखने को मिलेगा ओस्टियोपोरोसिस। मीन्स जो बोन रहेगी वो वीक रहेगी। रीनल स्टोन, क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर कंसिस्टेंट लेवल ज्यादा ही रह रहा है कैल्शियम का, बोन में जाके नहीं डिपोजिट हो रहा है। और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्सिटोनिन का क्या काम है, क्योंकि कई बार अगर एमसीक्यू आ जाए कि हाइपर कैल्सीमिया है पेशेंट में और हार्मोन्स दे दे कौन कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से है, तो यू कैन अटेम्प्ट, है ना। और अगर इसका एक्सेस होगा तो हाइपोकैल्सीमिया। अगर ये ज्यादा है तो ये ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मीन्स कि बोन फॉर्मेशन ज्यादा कर रहा है, मिनरलाइजेशन ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा इस हार्मोन की अगर एक्सेस हुई। देन नेक्स्ट हार्मोन दैट इज पैराथॉर्मोन और वी कैन से पैराथायरॉइड हार्मोन। कहां से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से। क्या फंक्शन रहता है पैराथॉर्मोन का, अपोजिट फंक्शन रहता है इस कैल्सिटोनिन का। तो इट हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। इट इज एन एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन। दो होता है, एक होता है ओस्टियोब्लास्टिक, एक होता है ओस्टियोक्लास्टिक। ओस्टियोब्लास्टिक मतलब कि जो मिनरलाइजेशन करा रहे हैं, ब्लड से बोन तक कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज ओस्टियोब्लास्टिक। प्लास्टिक मींस वहां से तोड़ रहे हैं बोन को, डीमिनरलाइज करके ब्लड में उसके लेवल को, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा एंड इसका एक्सेस है तो हाइपरकैल्सीमिया। देन नेक्स्ट हार्मोन दैट इज थाइमोसिन। कहां से सीक्रेट होता है, थाइमस ग्लैंड। It is required for development of T lymphocytes for cell mediated immunity। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो मेनली थाइमोसिन सीक्रेट करता है और ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्यों, क्योंकि थाइमस ग्लैंड प्रॉपर डेवलप नहीं होता। और ओल्डर एज में भी, क्यों, क्योंकि वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो टाइम के साथ उसका फंक्शन कम होता जाता है। देन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसका दोनों फंक्शन रहता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। फर्स्ट हार्मोन बाय पैनक्रियाज इज इंसुलिन। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो सिक्रेट करता है इंसुलिन को। इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज को कम करना, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल कम करना, ग्लूकोज के लिवर में स्टोर करना, मसल्स उसको यूटिलाइज कर ले और जगह जाके वो स्टोर हो जाए, बट ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़े ना, उसको कौन देखता है, इंसुलिन, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस। उसमें मेनली हाइपरग्लाइसीमिया हमें देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। और अगर इसकी एक्सेस है तो हमें देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया, क्यों, क्योंकि वो सारे ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। देन ग्लूकागोन, ये मेनली अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो पैनक्रियाज के सेल्स वहां से रिलीज होता है। ये एंटागोनिस्ट होता है इंसुलिन का। मींस इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से
और जो ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो गया है ग्लूकोज लीवर के अंदर, उसको वापस से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करता है। अगर इसकी एक्सेसिव लेवल हो गया है ब्लड में तो इट विल लीड टू पोम्पे डिजीज। ये एक मेनली इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ग्लाइकोजन है उसकी जगह एक कॉम्प्लेक्स शुगर बिल्डअप हो जाता है। इसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 3 डिजीज भी बोलते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर जो रहेगा ड्यू टू पैनक्रिएटिक डिसफंक्शन, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो सबने सुना है शुगर हो गया, शुगर हो गया, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस की वो बात करते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हो जाती है। क्यों होती है? हमने अभी अभी देखा पेनक्रियाज जो हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कम करता है ना। तो अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है या उसका लेवल कम है या वो बिल्कुल ही सीक्रेट नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी कोज, तो उस केस में हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और ये मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। तो इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन और वी कैन से इंसुलिन एक्शन, और एक्शन नहीं कर पा रहा है या सीक्रेट भी नहीं हो पा रहा है, दोनों कारण से भी हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो इट कैन बी टाइप 1 और टाइप 2 एंड अनदर टाइप इज लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये मेनली प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलती है। सो हम फोकस इसके ऊपर करेंगे जो दो मेन हमारी है, टाइप 1 एंड टाइप। तो जो टाइप 1 है उसको हम IDDM बोलते हैं, मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और ये मेनली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। सो इट इज अ जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है 5 से 10% जो पेशेंट रहते हैं वो टाइप 1 के होते हैं, बाकी 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं। ठीक है, टाइप 2 को हम NIDD मींस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, और सनाइल भी डायबिटीज मेलाइटिस हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड एज में देखने को मिलती है, मींस जैसे जुवेनाइल बच्चों में देखने को मिलती है बिफोर 20 ईयर्स, ये आफ्टर 20 ईयर्स मींस ओल्ड एज में, और जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। जो पहली है उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी रहती है इंसुलिन की। ठीक है, तो उस केस में पेशेंट का जो मैनेजमेंट रहेगा उसको एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है टू मैनेज द कंडीशन। लेकिन जो टाइप 2 है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, इस केस में मैनेजमेंट में पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे रहता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, एक्सरसाइज पे एंड वेट रिडक्शन वगैरह पे। हार्ट के अंदर सिर्फ इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी रहती है, मींस रेजिस्टेंस रहता है इंसुलिन का, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। ठीक है, तो बाहर से इंसुलिन सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बट फर्स्ट केस में इंसुलिन ही पेशेंट का मैनेजमेंट रहता है। जो टाइप 1 होती है वो किस कारण होती है? इट कैन बी ड्यू टू पैनक्रेटाइटिस और बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। अब बीटा सेल से इंसुलिन बनने वाला था उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, तो अब वहां पे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी रहेगी इंसुलिन की। टाइप 2 में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी, क्योंकि जैसे जैसे ओबेसिटी होगी तो जो रेजिस्टेंस इंसुलिन का वो ज्यादा हो जाएगा और वो प्रॉपर अपने टारगेट पे काम नहीं कर पाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसके अंदर मेनली 4 साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, दैट इज पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड वेट लॉस। पोलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन होगा पेशेंट को, बार बार में टॉयलेट आएगा। देन पोलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, थर्स्ट पेशेंट की बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिन पेशेंट का बन रहा है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। देन इंक्रीज हंगर, पेशेंट विल फील एक्सेसिव हंगर। ठीक है, तो 3 ये क्लिनिकल सिम्टम रहते हैं। अनदर विल बी इनवॉलंटरी वेट लॉस। तो कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे? वी कैन चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट कैन बी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट कैन बी रैंडम, है ना, किसी भी टाइम, और इट कैन बी पीपी मींस पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद जो हम ब्लड शुगर करते हैं। फास्ट अगर 125 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है इट मींस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटिस है। नॉर्मली तो 75 to 110 mg पर डेसीलीटर तक कुछ रहता है। देन रैंडम और पोस्ट प्रेंडियल अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर आया मींस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। और वी कैन चेक द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो मेनली पिछले 3 महीने का
ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें बताता है कि कितना पेशेंट कंप्लायंस है अपनी प्रॉपर जो उसको ट्रीटमेंट दिया उससे, है ना। पिछले 3 महीने का स्टेटस बताता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें डायबिटीज मेलाइटस की, तो टाइप 1 में को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, तो इंसुलिन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। देन टाइप 2, इसके अंदर क्या रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जैसे ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर था, वैसे ही वेट रिडक्शन के लिए हम बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, टू एनहेंस इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन, कि जितना इंसुलिन है उसी से काम चल जाए। देन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हम इस केस में दे सकते हैं, मीन्स वो मेडिकेशन जो मेनली ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, इसको हम कुछ 2 या 5 मिनट की वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू बनते हैं। देन बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायबिटिक पेशेंट का, चाहे टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि सडनली अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, वो भी एक हाइपोग्लाइसीमिया होगा, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, कुछ भी हमने ऐसा खाना पेशेंट को दिया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा था, मतलब एकदम से उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया, तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, लाइक डाइट इज प्लान फॉर इंडिविजुअल पेशेंट बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स रहता है कि भाई कितना फैट इंटेक होना चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, कार्ब्स कितने लेगा पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल कितना, फाइबर इंटेक, सोडियम इंटेक, काफी चीजें इसमें फिक्स रहती है, जो पेशेंट के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर और रिक्वायरमेंट के ऊपर हम एस्टिमेट करके ओवरऑल पेशेंट को डाइट प्लान हम देते हैं, ठीक है। देन आती है टाइप्स ऑफ इंसुलिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सो रेगुलर इंसुलिन कैन बी यूज्ड, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग मतलब जो एकदम से एक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, लॉन्ग एक्टिंग काफी देर तक उसका असर रहेगा और धीरे धीरे वो काम करेगा। रेगुलर इंसुलिन जिसका मेनली जो काम है वो 30 टू 60 मिनट में स्टार्ट हो जाता है उसका एक्शन, पीक उसका रहेगा 1 to 5 आवर्स के लिए और 6 to 10 आवर्स तक उसका असर रहता है। रैपिड एक्टिंग का फटाफट हो जाएगा 5 to 25 मिनट्स में। इंटरमीडिएट का इट विल टेक 1 to 4 आवर्स टू स्टार्ट इट्स एक्शन प्रॉपर्ली। देन लॉन्ग एक्टिंग 4 to 8 आवर्स लग रहा है। तो जितना जैसे लॉन्ग एक्टिंग है वो उसका असर लेट स्टार्ट हो रहा है, तो अप टू 30 आवर्स तक उसका असर रहेगा। वैसे ही रैपिड एक्टिंग में क्या है, फटाफट असर स्टार्ट हो जाता है 5 to 25 मिनट्स में, बट उसका जो रहेगा एक्शन वो 2 से 5 घंटे तक ही रहेगा। तो इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें रैपिड एक्टिंग की, तो उसका एग्जांपल है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रैपिड एक्टिंग में मेनली 2 रहते हैं, वन इज लिस्प्रो, वन इज एस्पार्ट, ठीक है, कि इनका एक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर आएगा एनपीएच। एनपीएच मींस न्यूट्रल प्रोटामिन हैगाडोन और देयर कैन बी लेंटेन इंसुलिन। तो ये नाम पता होने चाहिए, कई बार नाम दिया जाता है और देन उसका कुछ ड्यूरेशन दिया जाता है कि ये क्या इतनी देर में एक्ट करेगा। अगर वो पर्टिकुलर टाइप का है, जैसे अगर नाम दिया में एनपीएच है ना, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, तो अगर हमें पता है ये इसका एग्जांपल है तो हम एमसीक्यू कर सकते हैं। देन लॉन्ग एक्टिंग के अंदर रहेगा प्रोटामिन, जिंक और अल्ट्रालेंटे इंसुलिन। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सो टाइप 1 का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है दैट इज डीकेए मींस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। टाइप 2 का जो रहेगा वो रहेगा हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, HHNS। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरओस्मोलर मींस जो ओस्मोलैरिटी है वो भी बढ़ गई है, देन नॉन कीटोटिक मींस इसके अंदर कीटोन बॉडी नहीं रिलीज हुई है। सो HHNS मींस हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ये रहेगा टाइप 2 का। टाइप 1 का क्या रहेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्या मतलब है कि जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन वो यूज भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो यूज करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है मेन वो इंसुलिन का काम है। तो उसकी वजह से जो फैट है मसल्स के अंदर जो स्टोर है वो डिग्रेड होने लग जाता है, और जब भी आपको पता है फैट अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, है ना। तो इस केस में एसिडोसिस देखने को मिलेगा, कीटो एसिडोसिस, है ना। लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर रिलेटिव डेफिशिएंसी रहती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन कीटोन बॉडी नहीं बन रही है, एसिडोसिस नहीं हो रहा है। तो जो टाइप 1 रहता है उसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है दैट इज कोशमोल्स रेस्पिरेशन। क्या मतलब होता है, जो रेस्पिरेशन है उसका रेट एंड डेप्थ
बढ़ जाता है, ठीक है। और उसमें फ्रूटी और एसीटोन लाइक ब्रेथ की जो ओडर रहेगी, स्मेल रहेगी, वो फील होती है, ठीक है। तो ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि खुशमुस रेस्पिरेशन किसमें होता है। सो टाइप 1 में किसकी वजह से, डीकेई की वजह से। क्या रहता है खुशमुस रेस्पिरेशन में, रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेशन की वो बढ़ जाएगी और फ्रूटी या एसीटोन ब्रेथ पेशेंट की फील होगी, ठीक है। तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली इंसुलिन देना पड़ेगा, ट्रीटेड विद रेगुलर आईवी इंसुलिन। एंड बहुत ज्यादा यूरिन लॉस एंड वो सारी चीजें रह रही है तो उसकी वजह से आईवी फ्लूइड सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। एंड पोटेशियम और सोडियम रिप्लेसमेंट भी कई बार करना पड़ता है। और पीएच भी अगर कम हो गया है तो बाइकार्बोनेट भी उस केस में पेशेंट को देना पड़ता है। लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर मेनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट से काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि एसिडोसिस नहीं हुआ है तो इंसुलिन भी इतना नहीं देना पड़ेगा, साथ के साथ फ्लूइड रिप्लेसमेंट से कंडीशन कंट्रोल में आ जाती है। Then glucagon. Glucagon act mainly on the liver and adipose tissue where it antagonize the action of insulin. ये क्या करता है, promote gluconeogenesis and stimulate glycogenolysis। मतलब कि ये जो और substances है जैसे फैट है या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया है लिवर में, ग्लूकोज वो है, और कहीं पे भी ग्लूकोज अगर स्टोर है तो उसको डिग्रेड करता है, मतलब वापस से ब्लड में उसका लेवल बढ़ाता है। और सब्सटेंस से भी ग्लूकोज ये बनाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस फंक्शन रहता है इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। देन कम्स टू एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के दो हार्मोन मेनली रहेंगे कोर्टेक्स के, दैट इज मिनरलोकोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड। और मेडुला के रहेंगे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो पहले हम कोर्टेक्स की बात करेंगे। फर्स्ट हार्मोन इज मिनरलोकोर्टिकोइड, इसका एग्जांपल रहता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रेनल कोर्टेक्स से। क्या फंक्शन इसका रहता है, इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर कैसे, ये सोडियम एब्जॉर्प्शन को कराता है और इंक्रीज करता है पोटेशियम एक्सक्रीशन को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो इट विल लीड टू हाइपरकैलेमिया। क्यों? क्योंकि काम क्या कर रहा था, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। लेकिन अगर की डेफिशिएंसी पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, ब्लड में उसका लेवल बढ़ रहा है, तो हाइपरकैलेमिया वाली जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हुआ उसको कई बार हम टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में एसिडोसिस नहीं है बट इट विल मैनिफेस्ट लाइक ए एसिडोसिस और इट विल लीड टू वॉल्यूम डिप्लीशन एंड हाइपोटेंशन। क्यों? क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर इसकी एक्सेसिव अमाउंट हो गई है मिनरलोकोर्टिकोइड की, इट विल लीड टू हाइपरटेंशन एंड लो पोटेशियम लेवल। देन कम्स टू ग्लूकोकोर्टिकोइड, मींस मिनरलोकोर्टिकोइड जो कोर्टेक्स से है, अनदर जो कोर्टेक्स से है हार्मोन वो रहेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रेनल कोर्टेक्स से। क्या कराता है, इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मींस की प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यूली रिलीज्ड अमीनो एसिड, लिपिड्स, ग्लाइकोजन, सभी चीज से क्या बना रहा है, वो ग्लूकोज बना रहा है। तो एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस ये मेनली क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को कम कर देता है मसल्स में, फैट में, और जो ब्लड ग्लूकोज है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एंड इट आल्सो गॉट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉर्निंग टाइम पे हाईएस्ट रिलीज होता है, इवनिंग में कम होता है, मींस इसका डाययूरिनल साइकिल होता है, डे के साथ इसका रिलीज चेंज होता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई है तो इट विल लीड टू एडिसन्स डिजीज, और अगर एक्सेस में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज हो रहा है तो इट विल लीड टू कुशन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डिसऑर्डर, काफी एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। तो एडिसन डेफिशिएंसी से होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड की, और कुशिंग एक्सेस से होता है। तो हम देखेंगे कि इन डिजीज में होता क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, और इसको हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं क्योंकि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कोर्टिकोइड की वजह से ये हो रहा है। इट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। कॉज क्या हो सकता है कि भाई क्यों हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ड्यू टू इंट्राजेनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड, मींस की बाहर से ड्यू टू एनी डिसऑर्डर उसको मैनेज करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या स्टेरॉइड्स ज्यादा दिए गए हैं पेशेंट को। देन हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल बाय कोर्टिसोल सिक्रेटिंग ट्यूमर, अगर कोई ट्यूमर हो गई है जिसकी वजह से ज्यादा कोर्टिसोल सिक्रेट हो रहा है, देन हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रेनल ग्लैंड।
तो अगर सेल्स बढ़ गए हैं तो रिलीज भी उनके जो सिक्रेशन रहेंगे वो भी बढ़ जाएंगे। और इट कैन बी ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, मतलब ये तो जो ऊपर वाली कंडीशन है ये तो जो एड्रेनल ग्लैंड है वहां पे प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन क्या हो सकता है कि एक्चुअल में जो एसीटीएच है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो आके एक्ट करेगा एड्रेनल ग्लैंड पे, इन हार्मोन्स को रिलीज कराएगा, वो एसीटीएच तो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, तो अगर उसका सिक्रेशन ज्यादा हो गया है ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी में अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी लेवल बढ़ सकता है। तो ये जो है मेन, अगर एड्रेनल ग्लैंड में दिक्कत आई उसकी वजह से उसको बोला हमने कुशिंग सिंड्रोम, लेकिन अगर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत आई तो उसको हम बोलेंगे कुशिंग डिजीज। ये भी कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम अलग है या सेम है, अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे कुशिंग सिंड्रोम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं। देयर विल बी परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया और स्टीरॉइड डायबिटीज, क्यों, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ये ग्लाइकोजन से, फैट से और कोई भी अमीनो एसिड्स है उनको कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। देन मसल वास्टिंग एंड वीकनेस, क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है या और ग्लाइकोजन जहाँ पे स्टोर है, अमीनो एसिड्स है, उनको कन्वर्ट किस में कर रहा है, ग्लूकोज में, तो मसल वास्टिंग विल बी there. Osteoporosis will be there. Due to pathological fractures can be seen and kyphosis due to excessive pressure on the back. जो बैक रहेगी, कर्वेचर रहेगा, लंबर वर्टिब्रा का वो चेंज हो जाएगा। Then sodium and water retention causes hypertension, क्योंकि इसका एक फंक्शन ये भी रहता है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन, सो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मून शेप्ड फेस, पर्सन का फेस एकदम ऐसे गोल गोल चांद की तरह हो जाएगा। बफेलो हम्प कैन बी सीन, जो इसके अंदर आप देख रहे हो, क्यों, क्योंकि फैट पैड्स बन जाएंगे अपने नैप ऑफ नेक के वहां पे। ट्रंकल ओबेसिटी विल बी सीन विद थिन लिप्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ट्रंकल ओबेसिटी, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा रहेगी, जबकि जो पैर है और वो सारी बहुत थिन हो जाएंगे, पतले वीक लगेंगे, है ना, कि पेट बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है और बाकी पूरी बॉडी थिन दिख रही है, हाथ पैर जो है। और नैप ऑफ नेक है, जो नेक है वहां पे बफेलो हम्प देखने को मिलेगा, फैट डिपोजिशन वहां देखने को मिलेगा, फेस एकदम मून फेस की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर फीमेल में होता है तो देयर विल बी हिर्सुटिज्म, मींस फेशियल हेयर कैन बी सीन एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस कैन बी सीन एंड मस्कुलिन कैरेक्टर कैन बी सीन इन वुमेन, मींस मैनली फीचर्स देखने को मिल सकती है। और पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एंड पुअर वुंड हीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कुशिंग सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या मैनेजमेंट रहेगा, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड वो ज्यादा बन रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बाइलेटरल एड्रेनलेक्टमी, ठीक है, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको रिमूव करना पड़ेगा बाय सर्जरी, बट आफ्टर दैट लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। तो मेन चीज इसमें आपको याद रखनी है, मून शेप फेस, बफेलो हम, ट्रंकल ओबेसिटी विद थिन लिम्स, हाइपरटेंशन होगा एंड हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मसल वास्टिंग विल बी देयर। देन नेक्स्ट डिजीज इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज हो रहा है ड्यू टू deficiency of glucocorticoid, means due to hyposecretion of glucocorticoids and mineralocorticoids. So it can be primary adrenal insufficiency or it can be secondary adrenal insufficiency. Insufficiency क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड उनका लेवल कम हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी होगा ड्यू टू इंपेयरमेंट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, सेकेंडरी होगा ड्यू टू प्रॉब्लम विद हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, मतलब जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहा है, एसीटीएच आ रहा है, वो रेगुलेट कर रहे हैं इनके रिलीज को। तो प्राइमरी लेवल पे भी दिक्कत हो सकती है कि एड्रेनल ग्लैंड में दिक्कत है, या जो पूरी एक्सिस है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एड्रेनल ग्लैंड में कोई दिक्कत हो, क्या कारण हो सकता है, इट कैन बी ऑटो इम्यून, वी डोंट नो द रीजन, ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और ड्यू टू एनी ड्रग लाइक कीटोकोनाजोल जो एक एंटी फंगल है, रिफाम्पिसिन जो मेनली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड फेनेटोइन वगैरह, इनकी वजह से देखने को मिल सकता है एडिसन्स डिजीज, मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे, कैसे दिखेगी एडिसन्स डिजीज हमें, तो मसल वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, मेंटल कंफ्यूजन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कम हो रहा है तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकता है, नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी एंड ओवरऑल मसल वीकनेस विल बी देयर, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगे हम, अगर
ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो गए हैं तो रिप्लेसमेंट, ओनली सॉल्यूशन इज रिप्लेसमेंट। देन कोई भी पर्सन ले रहा है स्टीरॉइड मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है दैट विल बी ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरकोर्टिसोलिज्म, कि इसको मैनेज करते करते देयर कैन बी चांसेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरकोर्टिसोलिज्म। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ डिजीज, एडिसन्स डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। एड्रेनल कॉर्टेक्स से ही जो और हार्मोन रिलीज होंगे दैट कैन बी एड्रेनल एंड्रोजन्स जो रहेंगे, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, मेनली कहां से रिलीज होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। तो जो टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का फंक्शन रहता है वो मेनली रहता है मसल मास स्टिमुलेशन में, सेल ग्रोथ में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो कुछ फीचर्स रहती है जो अगर एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई तो वुमेन में क्या क्या देखने को मिलेगा, लेथार्जी, लॉस ऑफ मसल मास, लॉस ऑफ लिबिडो, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड लो इमोशनल स्टेटस। और अगर उसकी एक्सेसिव अमाउंट रहेगी मींस एंड्रोजन की फीमेल में तो क्या देखने को मिलेगा, एक्ने, हर्सुटिज्म मींस फेशियल हेयर विरलाइजेशन, विरलाइजेशन मींस change in voice and then reproductive dysfunction. So androgen are also important which release from adrenal cortex. Next and last thing is disorders of adrenal medulla. तो आपको पता है मेनली दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। वी कैन से एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल मतलब ऊपर नीचे क्यों होता है, ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, it can be due to pheochromocytoma or it can be neuroblastoma. Pheochromocytoma means catecholamine secreting tumor of chromaffin cells of adrenal medulla or it can be due to neuroblastoma means tumor found on top of adrenal gland। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, एक्सेसिव रहेगा लेवल ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, मैंने बताया ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं, तो अगर इनका लेवल बढ़ गया है तो दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड नर्वसनेस। तो सारे ये एक तरह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाले साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो टुडे वी हैव सीन डिफरेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने डिटेल में देखा, कौन कौन से उनके हार्मोन होते हैं, क्या उनके हार्मोन्स का एक्शन होता है, उनकी डेफिशिएंसी इन एक्सेस से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज तक आए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। So if you like the video, please give a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it. Until we meet, have a nice day. Bye bye.